फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है यूपी में घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन। यूपी के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और विभिन्न राजनीतिक दल अपने तरीके से चुनाव में लगे हुए हैं। हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी कुछ चिंताएं हैं जो कि हम जाहिर करना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं। इस बार का जो यूपी विधानसभा का चुनाव है जो कि 2022 में होगा वो साधारण चुनाव नहीं है। वो लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र रहेगा या जाएगा। हम में से बहुत सारे लोगों की ये धारणा रही है कि विधानसभा के चुनाव में कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन नहीं। इस बार यूपी के विधानसभा के चुनाव में जो होगा वह देश का भविष्य तय करेगा। यूपी में किस तरह से चीजें चल रही हैं उसका एक मैं नमूना पर रख रहा हूं, फिर बाकी बातें रखूंगा मैं। कुछ दिन पहले अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर जो है वो आईना है कि यूपी में प्रशासन किस तरह से सोचता है और काम करता है और हम लोग कितने उस पर ध्यान देते हैं। यूपी में किसी स्कूल में एक मुस्लिम अध्यापक को नौकरी से निकाल दिया गया और इस बिना पर निकाल दिया गया कि वह जिस इलाके में वह स्कूल था उस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या 20% से कम थी। जिस शिक्षक को निकाला गया वो शिक्षक बहुत बेहद ईमानदार, कर्मनिष्ठ, समय पर क्लास लेने वाला, सारे नियम कायदे कानून का वो पालन करने वाला, एकेडमिकली क्वालिफाइड। लेकिन सरकार की नीति के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया और जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में जो जज साहब थे उन्होंने बहुत ही शानदार फैसला दिया और ये फैसला इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यूपी में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से देख रही है और चल रही है। यूपी की सरकार ने पहली गलती तो यह कि उसने उर्दू को मुसलमानों की भाषा से रूप में जोड़ दिया, जबकि भाषा का कोई धर्म नहीं होता, भाषा का कोई वर्ग नहीं होता, भाषा का कोई समुदाय नहीं होता, भाषा सारी जनता की होती है। तो जज साहब ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन जज साहब ने बहुत ही शानदार ढंग से जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर का हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं। जज साहब ने लिखा कि प्रथम दृष्टया इस न्यायालय का विचार है कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऑर्डर है कि किसी विशेष भाषा को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता और उर्दू को एक भाषा के रूप में उन क्षेत्रों में भी पढ़ाया जा सकता है जहां मुसलमान संख्या में कम हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रथम दृष्टया इस तरह की नीति नहीं बनाई जा सकती जो किसी उर्दू शिक्षक को इस बिना पर निकाल दिया जाए कि वहां मुसलमानों की संख्या कम है। अनकोट। मेरी नॉलेज में ये पहली ऐसी घटना थी जहां की पॉपुलेशन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और खासतौर पर उर्दू को मुसलमानों की भाषा के तौर पर देखने के कारण एक शिक्षक की नौकरी गई है।
आप सब लोग जानते हैं कि यूपी में एक बड़ी संख्या है जो कि उर्दू भाषा भाषी लोग रहते हैं। वहाँ उर्दू पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये जजमेंट इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उसने यूपी सरकार की भाषा को धर्म के साथ जोड़कर देखने की जो नीति है, उस नीति को एक सिरे से अस्वीकार कर दिया और सरकार को कहा कि वो इस पर पुनर्विचार करो ठीक तरह से। एक खेल है जो कि नीति के तौर पर चल रहा है, दूसरा खेल है जो कि नीचे प्रोपेगेंडा के तौर पर चल रहा है। ये सूचना और ये खबर ज्यादातर अखबारों से गायब है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये साधारण खबर नहीं है। और ये खबर क्यों गायब है, इस पर हमारा क्यों ध्यान नहीं गया? क्योंकि हमने यूपी में पूरे के पूरे मीडिया नेटवर्क में उसमें विभिन्न किस्म के प्रोपेगेंडा समूह शामिल है। उन्होंने यूपी में एक मास स्केल पर पिछले 30 साल में एक विलक्षण एडिक्शन पैदा किया है, जिसे हम लोग घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के नाम से जानते हैं। यूपी हिंदुस्तान का अकेला ऐसा राज्य है जहां नौजवानों में घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन को एक तरह से इस तरह से उनके दिमाग में उतार दिया गया है कि वे लोग इसके आदी हो चुके हैं। और एक बहुत बड़ा सेक्शन यूपी में युवाओं का और दूसरे समुदायों का जो युवा नहीं है, वो इस घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के शिकार है। और ये घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि अदर्स के बारे में, जो समाज में हाशिए के लोग हैं, जैसे मुसलमान हुए, स्त्रियां हुई, दलित हुए, इनके उत्पीड़न के बारे में आपको चिंतित होने नहीं देता। आप मुसलमानों का कितना भी उत्पीड़न कीजिए, समाज में कोई बेचैनी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का समाज इस तरह का बना दिया गया है, इस तरह से एडिक्ट बना दिया गया है, घृणा और उत्पीड़न का इस तरह से एडिक्शन वहां लोगों के जेहन में उतार दिया गया है कि आप मुसलमानों का उत्पीड़न कीजिए, मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन चलाइए, लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। आप स्त्रियों के खिलाफ में उत्पीड़न कीजिए, घृणा कीजिए, उनके खिलाफ में चाहे जितना जहर उगलिए, वहां लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। और यही स्थिति वहां दलितों के खिलाफ में चाहे जितना उत्पीड़न कीजिए और चाहे जितना विश्व भ्रमण कीजिए, वहां लोगों को गुस्सा नहीं आएगा। तो एक घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है, जो कि पिछले 30-32 साल में विकसित किया गया है, खासतौर पर 1990-91 से इसकी तेज आंधी शुरू हुई। तो अगर मुझसे पूछे तो यूपी की जनता के सामने ये चुनौती है कि वह इस एडिक्शन से कैसे लड़े। यूपी में जो विभिन्न राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके सामने ये चुनौती है कि वे घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन लोगों के जेहन में उतार दिया गया है, जिसके चलते लोग उत्पीड़न की घटना आंखों के सामने देखने के बावजूद भी बोलते नहीं है। उनके सामने घृणा फैलाई जा रही है लेकिन वे बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें घृणा में मजा आने लगा है, क्योंकि उन्हें उत्पीड़न नॉर्मल लगने लगा है और वे उत्पीड़न को अच्छा समझते हैं। तो यूपी की जनता के सामने और यूपी की जनता के सांस्कृतिक सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बेहद जरूरी है कि घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के मसले केंद्र में लाए जाएं। ये घृणा और उत्पीड़न का जो मामला है, ये सिर्फ किसी दल विशेष से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि इस घृणा और उत्पीड़न के पूरे के पूरे परिवेश को उत्तर प्रदेश में निर्मित करने में विभिन्न दलों की तरह तरह से भूमिकाएं रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता।
एक दल की सबसे ज्यादा भूमिका रही है, और खासतौर पर 1990-91 के बाद से। और घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है, एक तरफ आपने वो एडिक्शन डेवलप किया धीरे धीरे, और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि उत्पीड़न का टेरर क्रिएट किया। सामान्य लोग, सचेतन लोग, वो सहज ही बोलते नहीं हैं, वो डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं राजनीतिक तौर पर क्या एक्शन लेंगे लोग हमारे खिलाफ, पता नहीं पुलिस क्या एक्शन लेगी हमारे खिलाफ। तो घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन, उसने पहला काम यह किया कि उसने आम लोगों के अंदर, कि जो लोग अगर इसके खिलाफ बोलना चाहें तो वो पहले सोचें कि उनका मुकाबला किससे है। तो वो जिसे हम लोग घरेलू आतंकवाद कहते हैं, मैं उसे किसी रिलीजन से जोड़ना नहीं चाहूंगा। तो ये जो घरेलू आतंकवाद है, इस घरेलू आतंकवाद ने लोगों के जेहन में आतंक की एक तरह से आंधी और आतंक का एक तरह से प्रवाह पैदा किया हुआ है। लोग डरे हुए हैं। उन्नीस सौ 90-91 में जब ये उत्पीड़न का आतंक और घृणा का आतंक और ये एडिक्शन शुरू किया गया, उत्पीड़न और घृणा का जो एडिक्शन शुरू किया गया, उसमें सबसे पहले टारगेट किया गया किन लोगों को? जो नौजवान थे। आज भी नौजवान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के शिकार हैं। वहां अफीम का इतना नशा नहीं है, वहां गांजे के नशा इतना पॉपुलर नहीं है एडिक्शन, वहां शराब उतनी पॉपुलर नहीं और उसका एडिक्शन इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन पॉपुलर है। हर व्यक्ति के व्हाट्सएप मैसेज में, हर व्यक्ति के एसएमएस में, हर व्यक्ति के पास घृणा और उत्पीड़न की खबरों का एकदम कंटिन्यूअस फ्लो, और ये फ्लो इधर इंटरनेट के विस्तार और व्हाट्सएप के आने के बाद तो और तेजी से बढ़ा है। तो इस घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन ने जहां एक और युवाओं को प्रभावित किया और उनको घृणा और उत्पीड़न का एक तरह से अभ्यस्त बनाया, नॉर्मल बनाया, घृणा और उत्पीड़न के पक्ष में खड़े होने की उनके अंदर मनोदशा तैयार की, वहीं उसने दूसरी तरफ प्रशासनिक जो मशीनरी थी उसे एकदम पंगु कर दिया। तो घृणा और उत्पीड़न की जब खबरें आती हैं, घृणा उत्पीड़न की जब घटनाएं होती हैं, तो प्रशासन जिस तरह से उसे सक्रिय होना चाहिए वह सक्रिय नहीं होता। और जो लोग इस घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के काम में लगे हुए हैं, उनकी ब्यूटी है कि वे लोग इसे मॉरली अपनी सुपीरियरिटी का एकदम नमूना मानते हैं। वे कहते हैं कि नैतिक तौर पर वे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। अगर वे किसी के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं, अगर वे किसी के खिलाफ में उत्पीड़न कर रहे हैं, तो वे एक तरह से मॉरली अच्छा काम कर रहे हैं, वे इसे गलत नहीं मानते। तो उत्तर प्रदेश में जब हम लोग राजनीति पर विचार करें, तो उत्तर प्रदेश का ये जो सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य और मनोदशा बनी है घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन की, इस मनोदशा पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, इसके विभिन्न पहलुओं को खोला जाना चाहिए। ये सवाल अखिलेश यादव, मायावती, आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह में से चुनने का नहीं है। ये किसी दल विशेष को भी चुनने का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि पिछले 30-32 साल में जो घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन यूथ में, पूरे समाज में एक व्यापक स्तर पर फैलाया गया, उसके खिलाफ में हमारे पास में कौन से औजार हैं, उनसे कैसे लड़ें। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जाएं, वेबसाइट पर मिल जाएगा उनको, कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, रमन्ना ने, उत्पीड़न के सबसे बड़े अस्त्र के तौर पर पुलिस
बल को जिम्मेदार ठहराया है। तो हमें देखना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो पिछले 30-32 साल का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में पुलिस और पुलिस प्रशासन का जो एटीट्यूड है, वो उत्पीड़न बढ़ाने वाला है या उत्पीड़न को घटाने वाला है? उसने उत्पीड़न के एडिक्शन को बढ़ाया है या उत्पीड़न के एडिक्शन को बढ़ाया है? दूसरी एक चीज जो कि इस पूरे संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वो ये कि मीडिया ने और खासतौर पर गवर्नमेंट ने, विभिन्न किस्म की सरकारें आई और गई हैं, उन्होंने एक सत्ता के द्वारा निर्मित और मीडिया के द्वारा निर्मित, यानी उत्पीड़न जायज है, उत्पीड़न सही है, ये सत्ता के द्वारा निर्मित, यानी अब साधारण लोगों में एनकाउंटर जो है सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, लेकिन आम जनता में इसके प्रति एक सहमति तैयार कर दी गई है और उत्तर प्रदेश बदनाम है एनकाउंटर कल्चर के लिए। उत्तर प्रदेश बदनाम है उत्पीड़न के लिए, स्त्री उत्पीड़न के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए, दलितों के उत्पीड़न के लिए उत्तर प्रदेश बदनाम है। लेकिन मीडिया के द्वारा और सत्ता के द्वारा एक हैवी प्रोपेगेंडा इस तरह का किया जा रहा है कि वहां पर ये जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही सामान्य घटनाएं, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है और एनकाउंटर करना एक जायज काम है। थर्ड डिग्री मेथड से उत्पीड़ित करना एक जायज काम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वह एकदम मानवाधिकार का उल्लंघन है, संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन है। तो अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने हैं किसी को, उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो उसे घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन से उत्तर प्रदेश के समाज को कैसे मुक्त किया जाए, इसके बारे में सोचना होगा और यह देखना होगा कि कौन सी पार्टियां रही हैं, कौन से दल रहे हैं जो घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन को जिन्होंने फलने फूलने दिया है और जिनके संगठन घृणा और उत्पीड़न के कारोबार में एक्टिव रहे हैं। घृणा और उत्पीड़न के कारोबार को या घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन को एग्रीवेट करने में फेक न्यूज सबसे बड़ा वेपन है। मैं अभी 2 दिन पहले की एक घटना बता रहा हूं आपको। 2-3 दिन पहले कुछ युवक रोड पर बैठ गए और नारे लगाने लगे, चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए और जब ये नारे लगाने लगे, और क्या नारे लगा रहे थे कि साहब गाय की हत्या करके कुछ लोग इस गली में भाग गए, एक गली की तरफ इशारा करने लगे। ये उत्तर प्रदेश के एक शहर की घटना है और इस तरह की घटनाएं और भी जगह घटी हैं। उन्होंने पूरा शहर में, पूरा ट्रैफिक, मेन एरिया में ट्रैफिक जाम कर दिया। कहीं किसी ने किसी को गऊ की हत्या करते देखा नहीं। पुलिस भाग रही है, उस गली की तरफ भाग रही जिस गली की तरफ उन लोगों ने इशारा किया कि इस गली में भाग गए। अब वहां कोई भाग रहा हो तो कोई पकड़ में भी आए तो पुलिस दौड़ के गई, तो पुलिस के पकड़ में कोई नहीं आया तो पुलिस ने खबर दे दी कि नहीं, वे भागने में सफल हो गए जो गोकशी कर रहे थे। लेकिन गाय कहीं कटी हुई मिली नहीं, गाय को मारते हुए किसी ने देखा नहीं। तो घृणा और उत्पीड़न की खबरें फेक न्यूज के जरिए सबसे जल्दी संप्रसारित होती है। घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है वो फेक न्यूज के जरिए सबसे जल्दी संप्रसारित होता है। और इस फेक न्यूज के दबाव में अनेक बार पुलिस आई है, पुलिस ने झूठे केस बनाए हैं और झूठे केस बना के उसने लोगों को गिरफ्तार किया है, टॉर्चर किया है। और जब टॉर्चर किया है और टॉर्चर की खबरें सामने आई हैं तो लोगों ने कहा है कि टॉर्चर तो जायज है जी, क्योंकि ये गलत काम कर रहे थे।
अदालत कह रही है कि टॉर्चर नाजायज है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं टॉर्चर नाजायज है, लेकिन जनता कह रही है कि टॉर्चर जायज है। कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि टॉर्चर जायज है, उत्पीड़न जायज है। तो ये घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है, ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, वो धीरे धीरे पूरे राष्ट्र की समस्या बन जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश की करीब 23-24 करोड़ के करीब की आबादी है। और जब हम उत्पीड़न के एडिक्शन के संप्रसारण को देखते हैं, घृणा के एडिक्शन के संप्रसारण को देखते हैं, अब घृणा में मजा आने लगा है हमको। हमारे सामने कोई भी मुसलमानों की निंदा करें, हम रस लेने लगे हैं उसमें, हमें नॉर्मल लगता है ये। कोई भी स्त्री के उत्पीड़न की घटना हमारे सामने घटे, कोई भी दलित के उत्पीड़न की घटना घटे और हमें खबर मिले, तो हम नॉर्मली लेते हैं, उसमें आनंद लेने लगे, क्योंकि हम एडिक्ट हो चुके हैं। और इस एडिक्शन को खाद पानी देने का काम किया है हमने, कि जब भी कोई बर्बरता की घटना घटती है तो हम जश्न मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे जश्न बहुत मनाए गए हैं, बहुत से उत्सव हुए हैं, बहुत सारी बधाइयां दी गई हैं, बहुत सारे जय जयकार हुए हैं। और हिंसा का जब प्रदर्शन होता है तो जहां एक और नीचे लोग मिठाइयां बांटते हैं, वहां मीडिया इस जश्न का महिमा मंडन करता है और मीडिया इस बर्बरता का महिमा मंडन करता है। तो जो घृणा और उत्पीड़न है, जो सामाजिक बर्बरता है, उसका जब महिमा मंडन किया जाएगा, जब उसका मीडिया के द्वारा उसे वैध बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये एडिक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाता है। हम नहीं जानते कि ये घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है, वो समाज में किस तरह की कीमत वसूल करेगा। हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें वोट चाहिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें यूपी की सरकार चाहिए, हम इतना जानते हैं कि हमें खाली अपना वोट बैंक पोलराइज करना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि समाज में इसकी क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी। घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन समाज को बुनियादी तौर पर लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी मानसिकता से भर देता है। और ये हिंदुस्तान की जनता की सबसे बुरी सेवा होगी। आप किसी को अफीम खिला दीजिए, वो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपने उसे अगर घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन का शिकार बना दिया और उसे एडिक्ट बना दिया, तो आप तय मानिए वो देश का सबसे ज्यादा अहित करेगा। जो लोग घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन का प्रचार करते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान करते हैं और एक्शन करते हैं, वे अगर हीरोइन की तस्करी कर रहे होते, मुझे शिकायत नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है हीरोइन की तस्करी का मतलब क्या है। लेकिन घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है, वो हीरोइन और अफीम और गांजे के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह लोकतंत्र का एकदम शत्रु बना देता है। और यही वजह है कि एक बड़े सेक्शन में, यूथ के एक बड़े सेक्शन में, घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन की वजह से लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं है। वे उन तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एकदम अनास्थावादी हो चुके हैं, जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हिंदुस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान ने अपने संविधान का निर्माण किया। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि ये जो घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है, इस घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन ने एक अन्य मानसिकता पैदा की है, वो है कानून भंजन की मानसिकता। हम कानून नहीं मानेंगे, कानून हमारे ठेंगे पर। और ये घटना अब बड़ी स्पीड से और चारों तरफ हो रही है। ये कोरोना पीरियड में ये घटना देखी गई, कोरोना के प्रोटोकॉल के दौरान ये घटना देखी गई, कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ते समय ये घटना देखी गई।
उसके पहले भी ये चीज देखी गई। तो जब आप घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं तो आपकी स्थिति यह होती है कि आप कानून के शासन को और कानून को आप नहीं मानते। इसलिए एक यूथ ऐसा पैदा हुआ है हमारे बीच में, उसमें वकील हैं, उसमें डॉक्टर हैं, उसमें इंजीनियर हैं, उसमें बीए पास हैं, एमए पास हैं, उसमें शिक्षक भी शामिल हैं, उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, लेकिन वे घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के शिकार हैं, एकदम एडिक्ट हैं, वे कानून नहीं मानते। संयोग की बात है कि, और ये एक एक्सपीरियंस है कि घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है हिस्टोरिकली सबसे पहले लैटिन अमेरिका के देशों में ये 60-70 के दशक में देखा गया। चिली में देखा गया, अर्जेंटीना में देखा गया, उरुग्वे में देखा गया, पैराग्वे में देखा गया, ब्राजील में देखा गया, बोलिविया में देखा गया। इसे बाद में ये एडिक्शन यानी उत्पीड़न का एडिक्शन जो कि एसेंशियली डेमोक्रेसी विरोधी है, एसेंशियली जिसका कि कानून के शासन में कोई विश्वास नहीं है, यह एडिक्शन अमेरिका में पहुंचा और वहां से होते हुए यह एडिक्शन भारत में आया। वहां लैटिन अमेरिका में 70 के दशक में था और हमारे यहां 90 में आ गया, 20 साल लगे। और इस एडिक्शन का यानी जो घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है, नोम चॉम्स्की ने एक जगह लिखा भी है कि ये जो उत्पीड़न के एडिक्शन के शिकार जो 35 देश हैं, उन 35 देशों में 25 देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका के दोस्त हैं। बुनियादी बात यह कि जब हम घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन असल में टारगेट उनको बनाता है जिसे हम लोग अदर्स कहते हैं, अन्य कहते हैं, जिसे हम लोग हाशिए के लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में मुसलमान कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, स्त्री कहते हैं, हम जिसे दलित कहते हैं, इनको टारगेट बनाता है। और इनको टारगेट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किनकी है? जो दक्षिणपंथी राजनीति करते हैं। और दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले जब भी सत्ता में आए हैं तो वे घृणा के और उत्पीड़न के एडिक्शन को उन्होंने और तीव्र गति से संप्रसारित किया है। उत्तर प्रदेश आज ठीक वहीं उसी बीमारी से बुरी तरह से ग्रसित है। और जो लोग घृणा के और उत्पीड़न के एडिक्शन का संप्रसारण करते हैं वे पहला काम ये करते हैं कि वे घोषित और अघोषित दोनों ही तरीके से सेंसरशिप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उत्पीड़न को जायज ठहराते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को जायज ठहराते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कानून भंजन को जायज ठहराते हैं। और इस घृणा और उत्पीड़न के संप्रसारण की जो लैंग्वेज है वो एकदम फैनेटिक उन्मादित भाषा है। वो भाषा जो है वो सीधे आपके दिमाग में सीधे हमला करती है। और इस भाषा का और इसके प्रयोग का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये कि आप घृणा और उत्पीड़न को एक तरह से हार्मलेस के रूप में लें, हार्मलेस समझें, यानी कोई क्षति नहीं होगी इससे। घृणा और उत्पीड़न जो फैल रहा है इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आप इस रूप में लें इसे हम लोग अपनी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो घृणा और उत्पीड़न का एडिक्शन जिन लोगों ने फैलाया है वे लोग एसेंशियली घरेलू आतंकवाद को निर्मित कर रहे हैं। उन्होंने घरेलू आतंकवाद एक नई कैटेगरी है जो उन्होंने पैदा की है।
ये वैसे आतंकवादी नहीं है, ये पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी नहीं है, ये चीन से आया हुआ आतंकवादी, ये माओवादी आतंकवादी भी नहीं है, ये घरेलू आतंकवादी हैं। और ये घरेलू आतंकवाद का सबसे अधिक बोलबाला अगर कहीं है हिंदुस्तान में तो वो उत्तर प्रदेश में है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि घरेलू आतंकवाद को ये पॉलिटिकल कैटेगरी के तौर पर हम देख सकते हैं, लेकिन जो ये घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है, इसका स्रोत है फेक न्यूज, फेक आरोप, और फेक आरोपों के आधार पर फेक केस और गिरफ्तारियां, और फिर इन फेक केस, फेक आरोप, फेक न्यूज, इनके आधार पर इनको जस्टिफाई करते हुए हैवी प्रोपेगेंडा कैंपेन। और यही वजह है कि जब स्त्रियों के ऊपर हमले होते हैं तो हम उन हमलों के खिलाफ में जनता को एकजुट नहीं कर पाते, खड़ा नहीं कर पाते। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल पैदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि घृणा और उत्पीड़न का जो एडिक्शन है वो इतना पावरफुल है कि वो स्त्रियों पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं को वो नॉर्मल मानता है, सामान्य मानता है। मुसलमानों के खिलाफ हो रही उत्पीड़न की और घृणा की और फेक न्यूज की घटनाओं को वो सामान्य मानता है, हार्मलेस मानता है। तो अगर हमें घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन से उत्तर प्रदेश को बचाना है तो मेरा मानना यह है कि सारे दलों को ये एक अपना कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को, सरकार किसी की भी आए, उत्तर प्रदेश को घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन से निकालना है। और यह एडिक्शन लोगों के जेहन में उतार दिया गया है। इस एडिक्शन को वोट बैंक की राजनीति से नत्थी करके रख दिया गया है। आप कहीं भी जाइए, वोट बैंक की राजनीति आपको डिस्टर्ब करेगी। मेरा मानना यह है कि वोट बैंक की राजनीति से इसे अलग करके देखा जाना चाहिए। आखिर हम और क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन के खिलाफ में हम जगह जगह लोगों को शिक्षित करें, साक्षर करें, उनके बारे में बहस चलाएं, उनके कैंप लगाएं। और फेक न्यूज और हेट कैंपेन, इन दो पर रोक लगाएं। उत्पीड़न के एडिक्शन को रोकने के लिए दो चीजों को रोकना बेहद जरूरी है, एक तो फेक न्यूज और एक हेट न्यूज। हेट न्यूज और फेक न्यूज ने हेट कल्चर और फेक कल्चर पैदा की है और इसने हिंदुस्तान की जो धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष परंपरा है उसको क्षतिग्रस्त किया है। तो अगर मुझे एक नया उत्तम प्रदेश बनाना है तो फेक न्यूज और हेट न्यूज से निकाल के रियल न्यूज और रियल कल्चर के इश्यूज को हमें केंद्र में लाना होगा। अभी जो चर्चा के केंद्र में चीजें हैं वो हेट न्यूज और फेक न्यूज के कल्चर है, उसके मसले हैं। और ये हेट न्यूज और फेक न्यूज के और इससे जुड़ी हुई जो कल्चर है, ये कल्चर हमें सामाजिक यथार्थ और सामाजिक जो रियल समस्याएं हैं, जो रियल आर्थिक समस्याएं, उनको देखने ही नहीं देती। तो फेक न्यूज और हेट न्यूज के और फेक कल्चर और हेट कल्चर से निकालने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों के बीच में रियल न्यूज और रियल कल्चर के सवाल खड़े करें। रियल न्यूज क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो आपके सामने घट रही है, जो सही घटना है, उसके आप बताइए, आप लिखिए। लेकिन आप तो लिखते नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है, फोन है, आप खबर लिखते ही नहीं है।
आप इंतजार कर रहे हैं कि अखबार में छपेगी तो हम पढ़ेंगे। अखबार में अब नहीं छपेंगी न्यूज। घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन ने अघोषित और घोषित तौर पर मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी है। इसलिए वहां अब रियल न्यूज खोजना एकदम दुर्लभ काम है। तो अल्टरनेट मीडिया जो है वह हमारी इस काम में मदद कर सकता है। तो इसलिए फेक न्यूज और हेट न्यूज, इन दो न्यूज के फॉर्म से हर हालत में बचा जाना चाहिए। और वे न्यूज, वे रियल खबरें, वे रियल स्टोरियां जो कि शांति से जुड़ी हुई हैं, मित्रता से जुड़ी हुई हैं, जो समानता के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई हैं, वे ज्यादा हाईलाइट की जानी चाहिए। अभी स्थिति यह है कि हमारे पास में फेक न्यूज और हेट न्यूज और उत्पीड़न की न्यूज, ये तीन तरह की न्यूज का बहुत ही इफरात में फ्लो है जो कि लोगों के बीच में चल रहा है, जिसने कि इस घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन को पुख्ता बनाया हुआ है। घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन को तोड़ने के लिए फेक न्यूज और हेट न्यूज पर पहले प्रहार करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, जब तक फेक न्यूज और हेट न्यूज को आप चुनौती नहीं देंगे, आप वहां से दक्षिणपंथी दलों को, भारतीय जनता पार्टी को आप वहां से हटा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जरूरी है कि आप हेट न्यूज और फेक न्यूज, इन दो न्यूज पर पाबंदी लगा दीजिए। आप इन दो न्यूज के फ्लो को किसी भी तरह से बाधित कीजिए और रियल न्यूज लाइए, प्रेम और मित्रता की खबरें लाइए, भाईचारे की खबरें लाइए। आप तय मानिए भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी पैसा खर्च करे, उसकी ताकत फेक न्यूज और हेट न्यूज पर लगी हुई है। तो अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकल्प निकलना है तो कहां से विकल्प निकलेगा? हेट न्यूज और फेक न्यूज का विरोध करते हुए, और कोई रास्ता नहीं है। और जो हेट न्यूज और फेक न्यूज है वह उत्पीड़न के और घृणा के एडिक्शन का मूलाधार है। और वही हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे आम नागरिकों के बीच में उसने लोकतंत्र विरोधी मनोदशा का निर्माण किया है। और वही चीज है जिसने कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास और गहरी अनास्था पैदा कर दी है। इतनी गहरी अनास्था पहले कभी उत्तर प्रदेश में आम लोगों में नहीं थी जितनी आज है। तो घृणा और उत्पीड़न के एडिक्शन से बचने का एक ही उपाय है, हेट न्यूज और फेक न्यूज से बचो। रियल न्यूज और प्रेम की खबरें, सद्भाव और समानता की खबरें लोगों के बीच में अधिक से अधिक संप्रसारित करो। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।